हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पटन स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 10th का जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, यानी सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सके। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और एक पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे फेमस क्वेश्चन है और हर बार पूछता है, आप उठा के देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को, कितना बार पूछ रखा है। जितना बार इसका मन करे उतना बार पूछता है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, वो हर बार पूछता है। इस बार भी पूछने का पूरा पूरा उम्मीद रहेगा दोस्तों। तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? रक्ताभ का मतलब पहले समझिए। इसे बोलते हैं रेड कलर। रेड कलर ऐसा क्यों है, क्या है जो लाल की तरह दिखता है? मतलब सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय हमें लाल दिखाई क्यों देता है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्षितिज। देखिए हमारे सूरज है, ये मतलब पृथ्वी है, ये रहा सूरज इधर, और ये मतलब इधर उग रहा है, उधर क्या और डूब रहा है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो कैसे ऐसे देखिएगा, पहले इसे क्लीन करता हूँ ताकि आपको क्लीन टाइप से दिख सके। क्षितिज के समीप, समीप मैंने पास में, नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, याद शायद आपको क्वेश्चन समझ ना हो, मैं बता दूं कि देखिए, आप पढ़े होंगे विव ग्योर, पढ़े हैं क्या विव ग्योर? विव ग्योर का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे जो शुरू में होता है वो रेड होता है, भले आपको लगेगा कि लास्ट में रेड है, लेकिन वो शुरू में ही होता है। जो रेड का तरंग दैर्घ्य है ना, सबसे लंबा होता है, ऐसे ऐसे चलता है। और जो ब्लू कलर ना, ऐसे ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ फिर से, ताकि आपको दिख जाएगा एकदम अच्छी तरह से। देखिएगा, यदि मैं आपको बोलूँ कि लाल, तो लाल का कुछ इस तरह से चलेगा, लंबा तक दूरी तय हो गया। अगर मैं आपको कोई ब्लू बोलूँ तो ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है ना, प्रकाश ना, प्रकाश ब्लू वाला ज़्यादा विकर्ण करेगा और लाल वाला नहीं कर पाएगा, टकरा नहीं पाएगा कणों से, इसलिए ज़्यादा दूरी तय करेगा, इसलिए हमें लाल दिखाई प्रतीत होता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर होता है? प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? और साइज छोटा कर लेता हूँ, बताइएगा। देखिए, प्रधान प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर लिखा हुआ है, अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परिवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होता है, और यह बिंदु, देखिए दोस्तों, और यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े। देखिए दोस्तों, यह बोल रहा है कि प्रधान फोकस और फोकस में अंतर क्या होता है। तो आप देखे जानते होंगे तुम्हारा दर्पण के बारे में, ये तुम्हारा क्या होता है, हम जानते हैं सी होता है, ये तुम्हारा क्या एफ होता है। ठीक है, तो वही प्रधान, यानी इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोले, पॉल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, पॉल बोला जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ये सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग। पाश्चिक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें के लिए आपतित किरण और अनिर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। अब इन दोनों किरणों के बीच की लंबवत दूरी को पाश्चर्य विस्थापन कहते हैं। ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक है ना, याद रखना इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता डायप्टर होता है, जाने के उसको मापते हैं हम लोग। कैसे? देखिएगा, लेंस से किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता वही कही जाती है, मतलब क्षमता कही जाती है। और लेंस की क्षमता को हम लोग डायप्टर से मापी जाती है। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता हो। कितना मीटर? 1 मीटर होता हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई सारा इकट्ठा है ना। देखिए, मान लीजिए तुम्हारे क्या उत्तल लेंस बोला है, तो सारा जो प्रकाश की किरण आएगा ना, सब इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पर? इकट्ठा। इकट्ठा होने की वजह से ऐसे ऐसे सारा प्रकाश यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इस कंडीशन में तुम्हारा आंखों पर एक फोकस बनाएगा, जैसे हमारे आंखों का डैमेज हो सकता है वहाँ पर। इसीलिए बोला रहा है खतरनाक क्यों है। इसका उत्तर देखिए, आप खुद ही जान जाएंगे। सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण समांतर होती है। जब उत्तल लेंस पर समांतर किरणें पड़ती है तो एफ यानी फोकस पर फोकसित होती है, और यह संतृप्त
कार्बन मतलब संतृप्त कार्बन आँख पर पड़ने पर आँख की पुतली जल सकती है, और वैसे हालत में उत्तल लेंस की सूर्य को देखना खतरनाक साबित हो सकता है, और आपकी आँख भी हमेशा के लिए चमक सकता है मतलब खत्म हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। गोलीय विपत्थन से आप क्या समझते हैं? गोलीय विपत्थन, जब बड़े द्वारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है तो इस दोष को गोलीय विपत्त कहा जाता है। अब इस दोष से बचने के लिए सामान्य परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आता है बहुत है, ये VVI सारा क्वेश्चन है ना, VVI क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं इसके बारे में, पेपर में आने का पूरी संभावना रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब को बनाता है? प्रतिबिंब माने इमेज बनाता है। तो उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब बीम फोकस से बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के अंदर, भीतर माने अंदर हो तो आभासी प्रतिबिंब का बनाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा बहुत है। आते किरण क्या होता है? सबसे आसान किरण क्या है? देखिए, प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। देखिए, किरण मतलब प्रकाश तो सीधा रेखा में चलता है। पहली बात तो प्रकाश के किरण बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार की होती है: किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। एक क्या परवलयीय दर्पण संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न होता है, और उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरण पुंज और समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न होती है। इस कंडीशन हम बोल सकते हैं किरण है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या वजह है कहने का? तो इसका उत्तर देखिए। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तन होकर आपस में फैलती जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देती है, और अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहा है? समांतर को किरणों का अपसरित कर देता है, इसी की वजह से नाम क्या बढ़े इसको? तो अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए फैलाते कहने का मतलब कह सकता हूँ मैं, आपस में तो फैलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जान ही रहे, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों देखते हैं। मुख्य 2 प्रकार की लेंस होती है। देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, प्रकाश क्या है? बताइए प्रकाश क्या है? सिंपल सी बात है, तो सबसे पहला क्लास ही शुरू होती है प्रकाश से। देखिएगा प्रकाश क्या है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने पर प्रकाश को परावर्तित करती है, तो परावर्तन प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होती है, तब उसमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। कहने का मतलब इसका एक और परिभाषा बाबू, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करता है, और ये फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूँ तो याद रखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका होता है स्पीड। किसकी? लाइट की। कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। और कहाँ होती है? शून्य में होती है। और कहाँ होती है? तो अंतरिक्ष में होती है। ये सब एक ही शब्द है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसने बोला क्या? देखिए मान लीजिए ये वस्तु है। ठीक है दोस्तों, ये अपना आँख है, तो कोई यहाँ पे प्रकाश है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा प्रकाश मतलब ये सीधा पड़ता है, यहाँ पे पड़ने के बाद हमारी आँखों में जाती है, तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और ये हमें पहले नहीं दिखेगा, जब ये हमारे आँखों में प्रकाश में जाएगा तब जाके दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण का 2 उपयोग बताइए। देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए चेहरे देखने में किया जाता है। डॉक्टर उसका उपयोग कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस केंद्रित करने के लिए बीमारी को पता लगाते हैं। दांत को भी हम लोग देखते हैं। मोटर गाड़ी के अग्र दीपों में लगा रहता है। अग्र मतलब हेडलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें लगा रहता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल जा रहे हैं? तो कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, जैसे मान लीजिए कार है, होता ना ऐसा, तो साइड में ऐसा नहीं रहता है यहाँ पे लगा हुआ इस साइड में। ठीक है, तो बाइक है, मान लीजिए कार है, यहाँ पे नहीं लगा रहता क्या? उस कंडीशन में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
सारे मिलन के रूप में, रोड लाइट में परिवर्तन सतह के रूप में, अब सारी किरणें को उत्पन्न करने के रूप में। अब इसका प्रयोग करते हैं हम लोग क्या, समतल दर्पणों का प्रयोग। समतल दर्पण का क्या क्या प्रयोग है, तो देखिए सोलर कुकर में परावर्तन सतह के रूप में होता है, चेहरे को देखने में प्रयोग किया जाता है इसको। ठीक है, अब आते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, डेफिनेशन, सभी का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वो भी उल्टा बनाती है। कैसे बनाती है, उल्टा। कभी भी रेटिना पे अगर फोटो बनो तो हम बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा इसको। प्रकाश किरणों प्रकाश पुंज में क्या अंतर है, देखिएगा, प्रकाश किरणों प्रकाश पुंज में क्या अंतर है। प्रकाश के एक बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। किरणों के समूह की प्रकाश पुंज कहते हैं। टॉर्च से निकलने वाली किरण प्रकाश पुंज का एक उदाहरण हो सकता है। बहुत सारा प्रकाश मिलकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस के आवर्धन किस प्रकार बदलता है। नई कार्तिक बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, समझते हैं इसको। लेंस, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होती है तब धनात्मक तथा प्रतिबिंब वास्तविक होती है तो ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन तब अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होता है। सदैव मन होता है हमेशा, हमेशा पॉजिटिव बनता है। ठीक है, अब आता है विवर्तन क्या होता है, पेपर में बहुत आता है इसका। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उससे किनारों पर मोड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आता है सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का व्यवहार किया जाता है, क्यों, देखिए। ऐसा करने से सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों और उन किरणों के साथ आने वाले ऊष्मीय विकिरण को दर्पण के फोकस पर अपसारित करती है, जिससे ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर आपको पढ़ाए थे, आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर देखिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि और भी स्टूडेंट आपकी तरफ पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक फेमस क्वेश्चन आ रहा है आपकी नज़रों से, और तारे टिमटिमाते हैं क्यों किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों, क्या वजह है। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं टिमटिमाते, वजह बता दीजिए। देखिए दोस्तों देखिए इसका उत्तर, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, समीप माने बहुत नज़दीक है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायी के प्रभाव चलते प्राप्त किरणें की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है और वे लगभग स्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विवेचन होती है और तारों का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होती है और इसे हम टिमटिमाना नज़र दिलाता है। देखिए दोस्तों, इसको अगर आम भाषा में समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा असली तारा है, हम लोग यहाँ पर है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग हैं, यहाँ पे प्रकाश आता है ऐसे ऐसे, पर ये प्रकाश यहाँ पे दिखता नहीं है, एक और यहाँ पे है। हमारे हवा बहुत कसे आया तो ये इधर हमारे हो गया, अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये तुम्हारा कभी यहाँ मतलब हल्का सा डार्क देगा, हल्का सा तुम्हारा क्या देगा, मतलब हल्का डार्क हल्का लाइट। इससे आपको लगेगा ना कि ये चमक रहा है, एक्चुअली में वो चमकता नहीं है, वो तुम्हारा हवा है ना, हवा का वायुमंडल में जो हवा होते हैं उससे रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, बिना स्पर्श क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिएगा, बिना स्पर्श के उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है। देखिए, दोनों तरफ लेंसों और कांच के प्लेट के बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ से निकट आते हैं और इनसे लेकर छपे अक्षरों को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है तो यह उत्तल लेंस कहलाएगा। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देता है तो यह तुम्हारा कांच का या प्लेट कहलाते हैं हम लोग। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। सिंपल सा तो बात है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, प्रकाश घनत्व क्या है। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश घनत्व क्या है। प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित स्पर्शकता होता है और यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह संघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण संघ माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अवलंबित की ओर मुड़ जाता है।
किसकी ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और जब संग माध्यम से प्रकाश किरण की विरल माध्यम पर प्रवेश करता है तो निलंबन की ओर दूर बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब समझिएगा इसको, जूम नहीं हो रहा ना, चलिए मैं बताता हूँ इसका अर्थ। देखिए, मान लीजिए बॉक्स है, या आपकी प्रकाश से होता है तो हल्का सा लंबी की ओर इधर मुड़ जाता है, और ये तुम्हारा ऐसे हो जाता है। आप पढ़े होंगे इस कंडीशन में, चाहे तो 3D के रूप में भी आप पढ़े होंगे ऐसे करके। सही, ठीक है, आप पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अरे जब लास्ट बचेगा ना, तो एक लास्ट जब महीना बचेगा यानी जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए एक नया क्रैश कोर्स बोल सकते हैं इसको, एकदम बिल्कुल डीप में अच्छी तरह समझा के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव MCQ वगैरह जितना है सब कंप्लीट पेपर में जाके दीजिए और 4 के आइए पेपर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11-21 पढ़ेंगे हम लोग। गोलीय दर्पण दिख रहा होगा आप लोग को। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नई कार्तिक चिन्ह को परिपाटी को दर्शाइए। बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव मैंने पोल से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स पॉजिटिव अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मापी जाती है, और मूल बिंदु से निगेटिव माना जाता है उसको। मापी गई दूरियां सभी क्या होता है, निगेटिव मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समतल दर्पण आपको दिख रहा होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, पहला, बीम के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा होता है। काल्पनिक यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है क्या। चलिए दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है। चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ऐसे परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है, और दाढ़ी बनाने में इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी नहीं छूटती है। अब यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आता है VMBBI बोल सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान सकते हैं। अभी ने बताया थोड़ी देर पहले, देखिएगा। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परिवर्तित सतह नहीं नत्य होता है, और उत्तल दर्पण का परिवर्तित सतह उभरा होता है, और समतल दर्पण का परिवर्तित सतह समतल होता है। तीनों दर्पण के फोकस की भीतर एक अन्य पिन को बारी बारी से देखा जाता है। तो जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब भासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण कहलाएगा, और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब भासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब भासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। लेंस के परिक्रम में आवर्धन की गणना करें। उत्तल लेंस की आवर्धन m उस स्थिति में धनात्मक होती है जब उसका द्वारा बना प्रतिबिंब भासी तथा उस स्थिति में ऋणात्मक होती है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है। लेकिन अवतल लेंस में आवर्धन सदैव भी आवर्धन हमेशा क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है दोस्तों। इसे याद कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अवतल लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर जी कितने हो सकते हैं, तो 2 मुख्य फोकस होते हैं। देखिएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेंस की हमें लेंस जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जाता है, या कई कारण प्रत्येक में 2 मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के दोनों में एक एक फोकस होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब सारी लेंस क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, चलिए। किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते आभासी प्रतिबिंब को। तो बताइए दोस्तों यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, और ये अपना लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब बताइए वीडियो कैसा लगा यहाँ तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको स्माइल बनाया तो दोस्तों बिल्कुल मज़ा आया होगा पढ़ने में। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, अच्छा से बनाते हैं इसको दोस्तों। देखिए अपना सा एक राजू जिसे बोल सकते हैं हम लोग, एकदम हंसता हुआ खेलता हुआ। आप लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक के लिए बाय।
आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का ऑब्जेक्टिव के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और आप ही के वजह से मैं यूट्यूब बना रहा हूँ दोस्तों, और आप लोग ही सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं मेरे को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।